आज डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन में से पार्टनरशिप में से सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो तुमको लगता है दैट इज अबाउट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आई गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनी स्टूडेंट सर ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिर से एक बार सब डिस्कस कर लो तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, इट विल बी सिंपल फॉर अस। सो भाई चलो हम करते हैं शुरू जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में। Now, if you remember in the lecture when I told you that joint life policy, see the name is what life policy, it is similar to the life insurance policy. But सिर्फ ये life insurance policy क्यों लिया जाता है, कौन लेता है, वो अगर तुम्हारा दिमाग में फिट हो जाएगा तो ये चैप्टर ये पर्टिकुलर टॉपिक जो भी है सिंपल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि जब भी कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या कोई भी पार्टनर का क्या होगा डेथ, एट दैट टाइम जो भी उसका लीगल आया है या वो खुद पार्टनर जो भी है पैसा मांगने आ जाएगा। अब अगर पार्टनरशिप फर्म के पास भले कैश पड़ा रहेगा, वो कैश में से वो तुरंत ही पार्टनर को पे कर देगा या उसका लीगल एग्जीक्यूटिव को पे कर देगा। सो पार्टनर के पास या पार्टनरशिप फर्म के पास जो कैश अवेलेबल रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब कैश जो डिक्रीज हो जाएगा तो मैं क्या बोलेगा, ड्यू टू दैट जो मेरा आगे का फंक्शनिंग जो भी रहेगा उसमें प्रॉब्लम आने का स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस पार्टनरशिप फर्म को कहीं ना कहीं पे कोई भी पार्टनर्स का रिटायरमेंट या डेथ की वजह से इफेक्ट तो पड़ने वाला ही है। तो अब ये जो इफेक्ट जो हम लोग बोलते हैं कि रिटायरमेंट और डेथ के बाद जो पार्टनरशिप फर्म का फंड जो कम होगा उसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला था एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी। वो लोग क्या करते हैं, जितने भी पार्टनर्स है हर पार्टनर के ऊपर एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के ले लेते हैं कि अगर सपोज कोई भी पार्टनर का डेथ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट पे करेगा ना, कैश आएगा। वही कैश के अमाउंट से क्या कर देगा, रीपेमेंट ऑफ डिजीज या रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो इट मींस अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं होता तो हमारा फंड कम हो जाता था, बट अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो जैसे ही पार्टनर का डेथ हुआ इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। इट मींस जो कैश का इनफ्लो होगा वही कैश का इनफ्लो से हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट किसका, डिजीज पार्टनर्स का शेयर। अगर रिटायरमेंट पे हम लोगों ने सरेंडर किया तो उसका शेयर। So that is the main concept of the joint life policy. अब ये joint life policy जो भी है, this joint life policy is taken by whom? This joint life policy is taken by the partnership firm. Important part दिमाग में फिट करके रखो, ये कौन लेता है, partnership firm on the life of the partner. Joint life policy is taken by the partnership firm on the life of the partner. When I am saying that it is taken by the partnership firm on the life of the partner, it means यहाँ पर तीन पार्टी हो गए, पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म, इंश्योरेंस कंपनी। जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना है इंश्योरेंस कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बीच में। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, इंश्योरेंस कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बीच में। अब पार्टनरशिप फर्म ने क्या बोला कि देखो भाई हमारे इधर तीन पार्टनर है, वो तीन पार्टनर में से किसी का भी डेथ हो जाएगा तो तुम हमको पैसा देना। कौन बोला, फर्म। किसको बोला, इंश्योरेंस कंपनी को। कौन बोला, फर्म। किसको बोला, इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है। दूसरा चीज, दूसरा चीज, तो फिर इंश्योरेंस फर्म क्या बोलेगा, देखो मैं तुमको पैसा देगा बट हर साल तुमको क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम। तो अभी प्रीमियम कौन पे कर रहा है, फर्म। प्रीमियम कौन पे कर रहा है, फर्म। मतलब किसके जेब से पैसा जा रहा है, फर्म के जेब से पैसा जा रहा है। कहां से पैसा जा रहा है, फर्म के जेब से पैसा जा रहा है। पार्टनर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, पार्टनर अपने जेब से पैसा नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन फर्म एंड इंश्योरेंस कंपनी। किसके बीच में है, फर्म एंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच में है। जब मैं बोलता हूं फर्म और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर पार्टनर का डेथ होगा इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। अगर पार्टनर का डेथ नहीं हो रहा है तो अगर 10 साल का पॉलिसी है, 15 साल का पॉलिसी है, हर साल इंश्योरेंस कंपनी को फर्म क्या करेगा, प्रीमियम पे करेगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ पॉइंट्स जो यहां पर लिखवा के रखा हुआ है ऑलरेडी तुमको, सो दैट यू हैव टू रीड। सब कुछ एकदम डिटेल में नोट्स लिखवा के रखा था, हर एक चीज का नोट्स तुमको दे के रखा है डिटेल में। ये सब अगर आपको दिखता रहेगा स्क्रीन पे तो ये सब हम लोग ने डिस्कस भी किया हुआ है।
जो नए हैं ये सब हम लोग नॉर्मल लेक्चर में रिवीजन, नॉर्मल लेक्चर में ये सब करते हैं, बट रिवीजन के लिए ये 5 पॉइंट तुम लोग रीड कर लोगे, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, फिर आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू कि हाँ चलो पॉलिसी किसने पे किया, पॉलिसी का प्रीमियम किसने पे किया, फर्म ने। अब फर्म ने अगर प्रीमियम पे किया हुआ है, फर्म ने क्या किया हुआ है, अगर प्रीमियम पे किया हुआ है तो फर्म उसको रिकॉर्ड करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। So if the premium is paid by firm, firm will record this premium into the books of accounts and that can be recorded in 3 different ways. यही तकलीफ शुरू हो रहा है। Firm has paid the premium, फंडा is clear कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों के बीच में पड़ा है, बट फर्म प्रीमियम पे करता है ना, वहां पर प्रॉब्लम होता है कि वो कोई भी 3 तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है। नंबर 1, that is premium is treated as an expenses. Number 2, premium is treated as an assets. Number 3, premium is treated as an assets along with reserve. ये 3 तरीके से पे हो सकता है। प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस के लिए हमेशा मैं क्या बोलता था, व्हेन द प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस इट मींस जितना भी प्रीमियम पे किया है होल अमाउंट इज ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट बिकॉज इट इज एक्सपेंस। जैसा बाकी सब एक्सपेंस पे करते हो वैसे ये भी एक्सपेंस में गया। इट मींस तुम्हारा बैलेंस शीट में जो तुम लोग को क्वेश्चन आएगा वो बैलेंस शीट में कहीं पर भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम का चीज नहीं दिखेगा, सीधा डायरेक्ट एडजस्टमेंट में दिखेगा। और उसमें सपोज तुमको ऐसा बोला है कि यार पार्टनर का डेथ हो गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी तुम्हारा था ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस, पार्टनर का डेथ हो गया, तो वो टाइम पे मैं क्या बोलेगा, आई विल से दैट व्हेन द पार्टनर डाइज एट दैट टाइम हमको कौन सा वैल्यू मिलता है, पॉलिसी वैल्यू। हमको कौन सा वैल्यू मिलता है, पॉलिसी वैल्यू। और जब पार्टनर रिटायर होता है तो कौन सा वैल्यू मिलता है, सरेंडर वैल्यू। तब कौन सा वैल्यू मिलता है, सरेंडर वैल्यू। तो कौन सा, डेथ के टाइम पे पॉलिसी, रिटायरमेंट के टाइम पे सरेंडर वैल्यू। सो व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड आई विल से माय फर्स्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। My first entry will be cash account debit to JLP account। और दूसरा JLP account, देखो JLP नाम का कोई अकाउंट नहीं था, मैंने बोला था इट विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस, पूरे का पूरा पीएनएल में चला गया, मतलब JLP नाम का कोई भी चीज नहीं है। तो ये जो JLP का पैसा मिला आई विल कंसिडर इट इज टोटल अमाउंट इज प्रॉफिट, क्योंकि JLP दिख रहा था 0, तुमको JLP का सपोज मिला 10 लाख, टोटल कितना मिला 10 लाख, तो पूरा 10 लाख रुपया क्या हो गया, प्रॉफिट। और वो किसको जाएगा, पार्टनर्स को, तीनों पार्टनर्स को। सपोज 3 पार्टनर है ए बी सी, सो इट विल ट्रांसफर टू ऑल द 3 पार्टनर्स। सी ये जो एंट्री है ना JLP टू एबीसी, भाई कंफ्यूज नहीं होने का, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है। कैश तो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर को जाएगा, ये एंट्री क्या है, प्रॉफिट ट्रांसफर का, क्योंकि JLP का प्रीमियम पार्टनरशिप फर्म ने पे किया था। फर्म ने पे किया था मतलब हर साल फर्म का प्रॉफिट क्या हो रहा था, डिक्रीज। हर साल फर्म का प्रॉफिट हो रहा था डिक्रीज, तो अल्टीमेटली तो तीनों पार्टनर के जेब से पैसा गया। अब अल्टीमेटली तीनों पार्टनर के जेब से पैसा गया तो व्हाट आई विल से दैट जहां पर प्रॉफिट मिलेगा तो भी तो तीनों को मिलना चाहिए। तो सपोज PSR इज 532, तो इसको 5 लाख, इसको 3 लाख, इसको 2 लाख, ये किस में जाएगा, इन PSR। तो अगर तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्वेश्चन, अगर तुमको ये रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे जनरली आता है, बैलेंस शीट में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सिर्फ नीचे एडजस्टमेंट में दिख रहा है, तो भाई ये चीज जान लेने का, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस। इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस, तो जितना भी पैसा मिला है पूरे का पूरा पैसा कंसिडर करने का प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट जो भी है तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने का। आफ्टर दैट कैलकुलेट ऑल दी बैलेंसेस, मतलब गुडविल का ट्रांसफर करो, रिजर्व ट्रांसफर करो, फिर उसके बाद तुम उसमें ट्रांसफर करो क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व, या फिर जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सब ट्रांसफर करने के बाद जो एंड में बैलेंस बचेगा वो बैलेंस ही कैश में जाएगा। और जब तुम सब पार्टनर का कैलकुलेट करोगे बैलेंस,
तो ये भी पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आएगा। तो बाद में एंड में जो पैसा निकलेगा उतना ही पैसा डिजीज पार्टनर को कैश में जाएगा, और जब कैश में जाएगा तब हम लोग यही एंट्री पास करेंगे, डिजीज पार्टनर टू कैश अकाउंट, डिजीज पार्टनर टू कैश अकाउंट। एग्री एवरीबॉडी? तो ये था बेसिक। तो यहां पर ये जो तुम्हारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस है, उसके लिए ये पॉइंट लिखवा के रखा है, एक बार से गो थ्रू कर लेना। फिर उसके बाद जब मैं बोलता हूं नेक्स्ट, नेक्स्ट व्हाट आई विल से, नेक्स्ट आई विल से अबाउट कि अगर इफ इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट्स, if it is treated as an asset, so when I am saying that it is treated as an assets अगर treat किया है उसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर मैंने उसको assets treat करके रखा हुआ है तो याद रखना तुमको जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लाइफ पॉलिसी या जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम दिखेगा, और जब भी एसेट साइड पे यू विल सी द जॉइंट लाइफ पॉलिसी, दे हैव सर्टेन अमाउंट इन द बैलेंस शीट। एसेट साइड इट इज सरेंडर वैल्यू। I'm not going into the details that why it is surrender value, why it has to be recorded at surrender value, because that is we have done in the normal lecture and I have given the point for that also. But what I am focusing on that if the question comes where the joint life policy in the balance sheet asset side and suppose the surrender value is 2 lakh rupees, ठीक है, अब यहां पर ऐसा बोला है that Mr. C died and the policy value is 10 lakh. So what entry I will pass? I will pass cash account debit 10 lakh to JLP account, क्योंकि JLP का पैसा मिला 10 लाख। तुम ध्यान से देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, 2 लाख, उसका कितना रुपया मिला तुमको, 10 लाख। So it is shown in the balance sheet at 2 lakh, you are receiving the amount 10 lakh. Tell me, I can say easily that 8 lakh rupees ka profit. And if I can say that it is 8 lakh rupees profit, so that 8 lakh rupees profit has to be distributed to all the partners. बस फंडा यही है, that 2 lakh rupees in the balance sheet, you are getting 10 lakh for that, तो 8 lakh rupees in the partners capital। हाँ, यहां पर दो तरीके से कर सकते हो तुम लोग, if you want, I generally prefer that 8 lakh rupees is transferred to partners capital, but retirement death है, so also I can say that 2 lakh rupees का assets था, 10 लाख रुपया मिला, 8 लाख रुपया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अभी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 8 लाख से बढ़ा, वो प्रॉफिट बढ़ के 8 लाख रुपया पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आएगा, जो यहां पर भी वही होएगा, 8 लाख रुपया पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे। So if you see in the question joint life policy on asset side, it means you have to understood it is treatment, it is joint life policy treated as an asset। कुछ ज्यादा सोचने वाला बात नहीं है। Third thing, joint life policy treated as an assets along with reserve। along with reserve मतलब एसेट साइड पे तुम्हारा सरेंडर वैल्यू 2 लाख रुपया दिखता रहेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, तो लायबिलिटी साइड पे भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिखता रहेगा 2 लाख रुपया। थर्ड मेथड क्या बोलता है कि जितने का भी तुमने एसेट्स दिखाया उतने का तुम क्या क्रिएट करके रखो, रिजर्व। टेल मी वन थिंग, रिजर्व क्रिएट किस में से होता है? एनी रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम व्हाट? प्रॉफिट। तो ये चीज याद रखना, इट इज क्रिएटेड फ्रॉम व्हाट? प्रॉफिट। अब अगर तुम लोग क्वेश्चन देखोगे, इन द क्वेश्चन यू कैन सी दैट द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द एसेट साइड एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व्स ऑन द लायबिलिटी साइड, यू हैव टू नो that it is third method, joint life policy treated as an assets along with reserve। तुम बोलोगे सर इसमें क्या करने का, कोई नया चीज नहीं भाई, ये जो ट्रीटेड एज एन एसेट है, ट्रीटेड एज एन एसेट सेम वैसे ही करने का। 2 लाख रुपए का एसेट, 10 लाख मिला, 8 लाख का प्रॉफिट, वो 8 लाख किसको दे दो? पार्टनर को।
तो जो 8 लाख का प्रॉफिट पार्टनर को दोगे तो एंट्री क्या लिखोगे, JLP टू ए टू बी टू सी। ये जो 8 लाख रुपया तुमने कमाया वो इन PSR जाएगा तीनों को। ये 8 लाख कहां से आया, वापस कोई सपने में चले जाए, उससे अच्छा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 10 लाख जो पैसा मिला, 2 लाख जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख रहा था, तब जाके 8 लाख का प्रॉफिट। तो ये सेकेंड मेथड में भी करने का है, ये थर्ड मेथड में भी करने का है, दोनों का ट्रीटमेंट ये तो सेम ही है। सो थर्ड मेथड में नया क्या, तो थर्ड मेथड में नया एक ही चीज, कॉमन सेंस का बात है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ जो भी प्रॉफिट जो भी रिजर्व से हम किसको ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स को। तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व्स भी जो 2 लाख रुपया है किसको ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स को। और पार्टनर्स में ट्रांसफर क्यों होगा, कॉमन सेंस, बिकॉज इट इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट। प्रॉफिट पे किसका हक है, पार्टनर का, तो इस पे भी किसका हक होगा, पार्टनर का। So, if in the question it will come that joint life policy का क्वेश्चन, तो डरने का बात नहीं है, कोई एकदम रॉकेट साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ऐसा एक भ्रम दिमाग में बैठा हुआ है। जितना नोट्स तुमको लिखाया है जस्ट वो नोट्स तुम गो थ्रू कर लो, तुमको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। ये देखो ये सब नोट्स तुमको लिखवा के रखा है मैंने, ट्रीटेड एज एन एसेट्स अलोंग विद रिजर्व्स, ये पूरा एक टेबल भी बनवाया है तुम्हारे पास, सो दैट यू ऑल कम टू नो कि उसमें क्या चीज था। ठीक, लास्ट 1 मिनट में अभी ये खत्म करते हैं इसको, कि अगर तुम लोग क्वेश्चन में देखते हो और क्वेश्चन में तुमको ऐसा दिख रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीटेड एज ए, बैलेंस शीट में कहीं पर भी नहीं है तो मैं क्या बोलेगा, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस। अगर बैलेंस शीट में है और सिर्फ एसेट साइड पे, आई विल से इट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीटेड एज एन एसेट्स। और अगर तुम लोग का लायबिलिटी साइड पे भी, आई विल से इट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीटेड एज एन assets along with reserve. So you have to give treatment accordingly. Now ये जो हमने बात किया था ना, ये बात किया था डेथ का। तुम बोलोगे सर व्हाट डू वी हैव टू डू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कोई बड़ा बात नहीं है, रिटायरमेंट के टाइम पे सिर्फ यही चीज लेने का है, सेम एंट्री वी हैव टू रिकॉर्ड बट सेम कैलकुलेशन, बट सिर्फ वहां पर कौन सा वैल्यू आएगा, सरेंडर वैल्यू। वहां पर कौन सा वैल्यू आएगा, सरेंडर वैल्यू। और डेथ के टाइम पे कौन सा आएगा, पॉलिसी वैल्यू। So after this video, go through my notes, see all the things, and you can know each and every concept of joint life policy. Second, इसमें ये भी था joint life policy treated as, sorry, joint life policy severally. Yes, but that was a simple concept, उसका नोट दे के रखा हुआ है, so वो तुम एक बार go through कर लो। वहां पर क्या होता है, when I'm saying that joint life policy severally, it means हर पार्टनर के ऊपर अलग अलग अमाउंट का पॉलिसी निकाल के रखा है। उसमें एक चीज याद रखने का, जो भी पार्टनर का डेथ हुआ, इंश्योरेंस कंपनी उसका क्या देगा, पॉलिसी वैल्यू, और बाकी दोनों का हमको क्या कंसीडर करने का है, सरेंडर वैल्यू। व्हाई सरेंडर वैल्यू, द रीजन इज बिकॉज वो दोनों पार्टनर का अभी तक डेथ नहीं हुआ है, और वो दोनों पार्टनर का अगर हम लोग सरेंडर करने जाएंगे तो कितना रुपया मिलेगा, दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज सरेंडर वैल्यू। I hope so I have covered all your doubts about the joint life policy. If you have in doubt, please text in the comment section. I will solve your doubt